दोस्तों, वीडियो को गौर से देखते रहिए क्योंकि आपको बताया जाएगा कि जनरल नियाजी दुश्मन से लड़ने की बजाय रोने क्यों लग गए थे और 16 दिसंबर वाले दिन असल में क्या हुआ था। 1970 के इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने मशरकी पाकिस्तान में क्लीन स्वीप किया। कौमी असम्बली में अक्सरियत के बावजूद उन्हें इक़्तिदार से दूर रखा गया। मुज़ाकरात के कई दौर भी नाकाम हुए। फिर 25 मार्च 1971 की रात जनरल टिक्का खान की कमांड में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ। ढाका की गलियां खून से भर गई, जिसके बाद मशरकी पाकिस्तान में बगावत की आग भड़क उठी जिसे कोई बुझा न सका। 26 मार्च को पाकिस्तानी फौज से बगावत करने वाले मेजर जियाउर रहमान ने रेडियो स्टेशन पर बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान कर दिया। और उसी रात 1:30 पर फौज ने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके मगरबी पाकिस्तान भेज दिया। चंद दिनों बाद अप्रैल 1971 में जनरल नियाजी को मशरकी पाकिस्तान की ईस्टर्न कमांड की जिम्मेदारी सौंपी गई। कहा जाता है कि उन्होंने ये ओहदा बड़े जोश से कबूल किया। मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा अपनी किताब अ स्ट्रेंजर इन माई ओन कंट्री में लिखते हैं कि जनरल नियाजी ने मशरकी पाकिस्तान तायनाती के बाद अफसरान से कहा, मैं इस हरामजादी बंगाली कौम की नस्ल बदल दूंगा। उस मौके पर एक बंगाली फौजी ऑफिसर मेजर मुश्ताक भी वहां मौजूद थे। वो अपने बॉस जनरल नियाजी की बात से इस कदर दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने बाथरूम में जाकर खुद को गोली मार दी। इसी वाक़े को अहमद फराज ने अपनी शायरी में कुछ यूं बयान किया, सीना चाकाने मशरक भी अपने ही थे, जिनका खून मुंह पे मलने को तुम आए थे। मामताओं की तकदीस को लूटने या बगावत कुचलने को तुम आए थे। उनकी तकदीर तुम क्या बदलते, मगर उनकी नस्लें बदलने को तुम आए थे। ढाका में जनरल नियाजी के पास तकरीबन 45,000 रेगुलर फौजी थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल नफरी 90,000 के करीब बनती थी, जिसमें नेम फौजी दस्ते और सिविलियन एहलकार भी शामिल थे। और उनके मुकाबले में पूरा मशरकी पाकिस्तान और बंगाली कौम थी। फौज मुखालिफ, मुक्ति बाहनी के गुरेले हर गांव, हर शहर में मौजूद थे। भारत खुल्लम खुल्ला मुक्ति बाहनी की तरबियत और मदद कर रहा था। ऐसे में जनरल नियाजी ने हिकमत अमली तरतीब दी और हर शहर को आखिरी गोली तक लड़ने का हुक्म दिया। कागज पर यह मंसूबा ठीक लगता था, लेकिन इस मंसूबे में एक ऐसी खामी थी जिसकी वजह से शिकस्त उनका मुकद्दर ठहरी। वो खामी क्या थी, ये मैं अभी आपको बताने लगा हूं, लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि जंग कैसे शुरू हुई। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान एयरफोर्स ने मगरबी महाज पर भारतीय एयर बेसिस पर हमला कर दिया। बाकायदा जंग शुरू हो गई और यही वो लम्हा था जिसका भारत को इंतजार था। जनरल मानक शाह उस वक्त इंडियन आर्मी चीफ थे, जबकि जनरल यहिया खान हमारे आर्मी चीफ। मानक शाह और यहिया खान, ये दोनों नाम जहन में रखिएगा, क्योंकि थोड़ी देर में आप वो कड़वा सच जानने वाले हैं जिसे सुन के शायद आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिसंबर 1971 में इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। भारतीय फौज 3 अतराफ से मशरकी पाकिस्तान में दाखिल हो गई और साथ मुक्ति बाहनी के हजारों गुरेले भी। अब वो खामी सामने आई। जनरल नियाजी की फौज कंटोनमेंट तक महदूद होकर रह गई थी, तो दूसरी जानिब भारतीय जर्नैलों ने वो किया जिसकी तवक्को नहीं थी। भारतीय फौज सीधा ढाका की तरफ बढ़ने लगी। पाकिस्तानी यूनिटें अपने मोर्चों में बैठी रह गई और दुश्मन उनके पीछे से गुजर गया। मुक्ति बाहनी रास्ते दिखा रही थी, पुल बता रही थी और कमजोर मकामात की निशानदही कर रही थी। 7 दिसंबर को इंडियन आर्मी ने मशरकी पाकिस्तान के शहर जैसूर पर कब्जा कर लिया। यह शहर कलकत्ता से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर था। फिर एक के बाद एक शहर हाथ से निकलने लगे। ढाका पर भारतीय तैयारे दिन रात बमबारी कर रहे थे। पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद अमरीका का 7वां बहरी बेड़ा था, जिसके आने की खबरें गर्म थीं। चीन की मदाखलत की अफवाहें भी थीं, लेकिन न अमरीका पहुंचा न चीन आया। 9 दिसंबर को जनरल नियाजी ने GHQ रावलपिंडी पैगाम भेजा कि हालात इंतहाई खराब है। जवाब में जनरल याहिया खान ने जनरल नियाजी को मुकम्मल इख्तियार दिया कि हालात के मुताबिक खुद फैसले कर लो। मशरकी पाकिस्तान में हालात संगीन से संगीन हो रहे थे।
ऐसे में इंटरनेशनल मीडिया कवरेज के लिए ढाका पहुंच चुका था। 14 दिसंबर को भारतीय तैयारों ने गवर्नर हाउस पर ऐन उस वक्त हमला किया जब वहां इजलास चल रहा था। गवर्नर डॉक्टर AM मलिक ने कांपते हाथों से इस्तीफा लिखा और रेड क्रॉस की पनाह में चले गए। क्या सच में पाकिस्तान तोड़ने के पसे पर्दा जुल्फिकार अली भुट्टो की बदनीयती शामिल थी? और जनरल नियाजी ने मरने से पहले अपनी किताब में क्या इंकशाफात किए थे? ये सब कुछ वीडियो के आखिर में आप जानने वाले हैं। खैर, बात हो रही थी ढाका में लाकानूनियत की। ढाका में सिविल इंतजामिया खत्म हो चुकी थी। भारतीय फौज शहर से चंद किलोमीटर दूर खड़ी थी और उधर भारतीय आर्मी चीफ मानक शाह रेडियो पर बार बार एक ही पैगाम नशर कर रहा था, हथियार डाल दो, जिंदगी बचा लो। गवर्नर के अचानक इस्तीफा देते ही उसी रोज जनरल नियाजी ने मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर का ओहदा भी संभाल लिया। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि अगले 48 घंटों में न उनका ओहदा रहेगा, न कमांड, न अथॉरिटी, और वो जंगी मुजरिम बनकर भारत की कैद में होंगे। जनरल नियाजी के सामने 2 ऑप्शंस थे, ढाका की गलियों में आखिरी फौजी तक लड़ते हुए शहीद हो जाना या फिर दुश्मन के आगे लेट जाना। और फिर बहादुरी की अलामत समझे जाने वाले जनरल नियाजी ने शहादत की जिंदगी का इंतखाब करने की बजाय शिकस्त तस्लीम करना मुनासिब समझा। 15 दिसंबर को अमरीकी सिफारतखाने के जरिए जंगबंदी के पैगामात का तबादला हुआ और 16 दिसंबर की सुबह भारत का एक यहूदी मेजर जनरल ढाका पहुंचा। यह यहूदी ऑफिसर था जनरल जेकब, जिसने जनरल नियाजी से मुलाकात की। जनरल नियाजी अब भी जिद पर अड़े थे कि सिर्फ जंगबंदी हो जाए, लेकिन जनरल जेकब गैर मशरूत सरेंडर चाहता था। इस मुलाकात के बारे में जनरल जेकब ने बाद में लिखा कि नियाजी खामोश रहा। खामोशी मतलब रजामंदी। एक गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक मजीद 2 हफ्ते जंग जारी रखने की पोजीशन में होने के बावजूद जनरल नियाजी ने तब हिम्मत हार दी कि जब जनरल जेकब ने उन्हें यह धमकी दी कि अगर उन्होंने सरेंडर ना किया तो उनके खानदान को कत्ल कर दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे पेज को विजिट करें।